नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 21वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम उत्तर भारत के बचे अन्य वंशों के बारे में अध्ययन करते हैं। आज के व्याख्यान में हम सोलंकी वंश को समझने का प्रयास करेंगे। सिसोदिया वंश की मान्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे। सिसोदिया वंश की जो गहलोत शाखा थी उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही बचे हुए पाल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सोलंकी वंश के बारे में जान लेते हैं। गुजरात में इस वंश की स्थापना मूलराज प्रथम द्वारा की गई थी। इसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों के निर्माण के लिए इनको जाना जाता है। भीम प्रथम, जयसेन सिद्धराज, कुमारपाल भीम द्वितीय इस वंश के अन्य शासक हुए। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। जयसेन इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे एवं कुमारपाल इस वंश के अंतिम शासक थे। इनकी मृत्यु के पश्चात ही सोलंकी वंश का पतन हो जाता है। हमने देखा कि इसकी स्थापना मूलराज द्वारा की गई थी और जो प्रमुख शासक थे जयसेन सिद्धराज, कुमारपाल भीम द्वितीय एवं जो भीम प्रथम थे, इनके शासनकाल में महमूद गजनबी का जो आक्रमण था वो हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। जयसेन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे एवं कुमारपाल अंतिम शासक हुआ करते थे और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात ही सोलंकी वंश का पतन हो गया। सोलंकी वंश के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुजरात के शक्तिशाली शासकों में भीम प्रथम प्रमुख हुआ करते थे। इन्हीं के समय पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। इन्होंने कलचुरी नरेश कर्ण के साथ मिलकर धार के परमार वंशीय राजा भोज, जिनके बारे में हम पिछले व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं, उनके विरुद्ध एक संघ तैयार किया था। इन दोनों का मिला हुआ जो संघ था, इसके द्वारा राजा भोज को पराजित कर दिया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर कर वापस चला गया था। जो महमूद गजनबी था आक्रमणकारी, वह सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर कर जो लूट कर वापस चला गया था। उसके पश्चात जो मंदिर डिस्ट्रॉय हो चुका था उसका पुनः निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। इसके सामंत विमल ने आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माउंट आबू में जो स्थित है। आबू में दिलवाड़ा मंदिर इसके सामंत द्वारा बनवाया गया था। किसके? भीमराज प्रथम के। गुजरात के सभी सोलंकी वंशीय जो शासक थे वह जैन धर्म के संरक्षक हुआ करते थे। भीम प्रथम के शासनकाल में, जो कि 1025 से 1026 के बीच में, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के पुत्र, जो कि 1064 से 1094 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इसके अलावा जयसेन के बारे में जान लेते हैं। जयसेन 1094 से 1153 ईस्वी तक शासन करते हैं। कर्ण के पुत्र जो कर्ण थे, उनके पुत्र जयसेन ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। कर्ण के पुत्र जयसेन ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। यह सोलंकी वंश के सबसे प्रतापी एवं योग्य शासक हुआ करते थे। इसके राज्य की सीमाएं काठियावाड़, गुजरात, पूर्व में भिलसा और दक्षिण में कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। जो इनकी राज्य की सीमाएं हैं, पश्चिम में हम देखते हैं काठियावाड़ तथा गुजरात के पूर्वी हिस्सा, भिलसा एवं दक्षिण के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। जयसेन के राज दरबार में प्रसिद्ध आचार्य, जो कि जैन आचार्य थे, हेमचंद हुआ करते थे। कुमारपाल के बारे में जान लेते हैं। कुमारपाल का शासनकाल 1153 ईस्वी से 1172 ईस्वी तक रहा। जयसेन के पुत्र कुमारपाल ने मालवा नरेश बल्लार, चौहान शासक अरुणोराज एवं परमार शासक विक्रम सिंह को परास्त किया था। अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए परास्त किया था। इनकी वीरता का प्रमाण हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो दिल्ली में शासन कर रहा था
कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी के बाद मोहम्मद गौरी का जो गवर्नर हुआ करता था, उसको इन्होंने परास्त किया था। अर्थात हम पता लगा सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली था, जो कि एक आक्रमणकारी जो कि शासन स्थापित कर चुका था, उसके विरुद्ध युद्ध करते हैं और जीत हासिल करते हैं। आइए बहुत ही प्रमुख सिसोदिया वंश के बारे में देख लेते हैं। इस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। इनका शासन मेवाड़ पर हुआ करता था। चित्तौड़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, राणा महाराणा प्रताप इस वंश के प्रतापी व प्रसिद्ध राजा हुए, जो कि महाराणा प्रताप हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आगे के लेक्चर में आएगा। राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सन 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आधिपत्य जमाकर भारत की विजय यात्रा प्रारंभ कर दी थी। जो 712 ईस्वी का समय था, इस समय पर अरबों के आक्रमण भारत में होना प्रारंभ हो गए थे और अरबों के जो आक्रमण थे वह सिंध क्षेत्र से हुआ करते थे और सिंध क्षेत्र पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस काल में ना तो कोई केंद्रीय सत्ता थी और ना कोई सबल शासक था जो अरबों की इस चुनौती का सामना कर सके। भारत में इस समय पर कोई भी ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर इनका सामना कर सके। अतः इसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया और भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया और इन्होंने इनकी जो भी चुनौतियाँ थीं, इनका सामना करने वाला कोई भी नहीं था। फलस्वरूप अरबों ने भारत पर लगातार एक के बाद एक आक्रमण किए। सन 725 ईस्वी में जैसलमेर, मारवाड़, मंडलगढ़ और भड़ौच आदि इलाकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत में इस्लाम जल्द ही फैल जाएगा। इसी समय दो शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। एक ओर नागभट्ट ने जैसलमेर के मारवाड़, मंडलगढ़ से अरबों को खदेड़कर जालौर में प्रतिहार राज्य की नींव डाली थी और वहीं दूसरी ओर बप्पा रावल ने चित्तौड़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर 734 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश या गहलोत वंश का वर्चस्व स्थापित किया था। इस प्रकार अरबों का भारत पर अधिकार करने का जो सपना था वह वर्षों तक आगे बढ़ गया, या फिर यह वर्षों तक इनके जो विरोध हुए उनके कारण यह आगे नहीं बढ़ पाए। इसमें हमने देखा कि जो अरब आक्रमणकारी थे वह भारत की ओर आक्रमण कर रहे थे और कुछ ही समय में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। और इसी समय पर दो महाशक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें एक तो नागभट्ट होते हैं। इन्होंने जैसलमेर, मारवाड़ और मंडलगढ़ से अरबों को खदेड़कर जालौर में जालौर का जो प्रतिहार राज्य था, इसमें प्रतिहार राज्य या प्रतिहार वंश की नींव डाली। वहीं दूसरी ओर बप्पा रावल ने जो प्रसिद्ध चित्तौड़ का दुर्ग था उस पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात 734 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश है, जो गहलोत वंश शाखा है, उसका वर्चस्व स्थापित किया। इस प्रकार अरबों का अधिकार करने का सपना वर्षों तक टल गया और भारत पर अरब अपना वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे। अतः आप इन महाशक्तियों का जो भारत की जो वीर शासक हुए उनके बारे में आप समझ सकते हैं कि इनकी वजह से कई वर्षों तक हमारे हिंदू धर्म एवं हमारे भारत पर विदेशियों के आक्रमण से रक्षा होती रही है। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल जो गजनी के शासक थे उनको खदेड़कर गजनी तक ले गए थे। यह है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इस पर बप्पा रावल ने अधिकार स्थापित किया था। इस दुर्ग का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। यह है विजय स्तंभ। इसकी स्थापना, इसको जो बनाया गया था वह राणा कुंभा के द्वारा अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। सिसोदिया वंश के बारे में जो मान्यता है उनको समझने का प्रयास करते हैं।
सिसोदिया क्षत्रिय भगवान राम के कनिष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। गोहिल जो कि शासक रहे, इनसे कुछ पीढ़ी पहले कनकसेन हुए, जिन्होंने सौराष्ट्र में सूर्यवंश राज्य की स्थापना की। गोहिल का समयकाल 540 ईस्वी माना जाता है। जो राम हैं, भगवान राम हैं, इनके बंटवारे में लव को उत्तर पश्चिम क्षेत्र मिला, जिसकी राजधानी लवकोट हुआ करती थी, जो आज वर्तमान में लाहौर के नाम से जानी जाती है। टाड मानते हैं, जो इतिहासकार हैं, कि 145 ईस्वी में कनकसेन द्वारका आए थे। यहाँ पर परमार शासक को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की, जिसे आज सौराष्ट्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आइए सिसोदिया गहलोत वंश के महान शासक बप्पा रावल के बारे में कुछ जानकारियाँ जानने का प्रयास करते हैं। जेम्स टाड जो कि इतिहासकार रहे, इनके अनुसार शिकार के बहाने भीलों द्वारा नागदित्य जो कि बप्पा रावल के पिता हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। इनके पुत्र बप्पा उस समय मात्र 3 वर्ष के हुआ करते थे। बप्पा को एक ब्राह्मणी ने संरक्षण देकर अरावली, जो अरावली क्षेत्र है, पर्वतमालाएं हैं, के बीहड़ में शरण ली। गौरीशंकर ओझा गुहादित्य और बप्पा के बीच वंशावली प्रस्तुत की। जो गौरीशंकर ओझा है, इन्होंने गुहादित्य और बप्पा के बीच वंशावली प्रस्तुत की और बताया कि यह इस वंश से संबंधित है। इनके अनुसार जो बताया गया, जो गोहिल हैं, भोज, महेंद्र, नागादित्य, शिलादित्य, अपराजित, महेंद्र द्वितीय, कालभोज, बप्पा आदि इस वंश के शासक रहे। संयोगवश गहलोत वंश की स्थापना करने वाले बप्पा का जो बचपन हुआ वह अरावली के जंगल में बीता। बड़े होने पर यह चित्तौड़ के एक राजा से मिलकर अपना वंश स्थापित किया। चित्तौड़ में जो उस समय पर राजा हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने अपना वंश स्थापित किया। और यह संयोग की बात है कि ये अरावली पर्वत, जो कि अरावली श्रृंखला आती है, यहाँ के बीहड़ों में इनका बचपन बीता और परमार राजा ने अपना पूरा स्नेह इन्हें दिया। परमार राजा, जिनके साथ कि इन्होंने मिलकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था, वहाँ पर अपने वंश को स्थापित किया था। इसी वंश के बप्पा ने विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को विफल कर चित्तौड़ से गजनी को खदेड़कर अपने प्रथम सैन्य अभियान में सफलता प्राप्त की थी। इन्होंने जो आक्रमणकारी थे गजनी, जो 712 ईस्वी के लगभग थे, उनको खदेड़कर यह गजनी तक ले गए थे। बप्पा द्वारा जो रावल की उपाधि धारण की गई 1158 ईस्वी में चलती रही। 1158 ईस्वी के पूर्वार्ध तक इनकी जो उपाधि है वह चलती रही। बप्पा के शासनकाल में मेवाड़ राज्य का विस्तार हुआ, उनकी प्रतिष्ठा में बहुत ही वृद्धि हुई। आइए पाल वंश के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, जो कि एक वंश बचा हुआ था। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, चूँकि इस वंश के शासकों के नाम के अंत में पाल जुड़ा हुआ करता था, इसलिए इसे पाल वंश के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल, देवपाल, नयनपाल, रामपाल आदि इस वंश के प्रसिद्ध राजा हुए। गोपाल ने लगभग 45 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। अपने शासन में उसने मगध पर अधिकार कर महिपाल इस वंश का अधिकार किया। महिपाल इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देवपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने कामरूप या आसाम तथा कलिंग पर अपना अधिकार कर लिया था। अंत में 12वीं शताब्दी में सेन वंश की जो शासक थे, उन्होंने पाल वंश का अंत कर दिया था। एक और शासक जिनके बारे में अध्ययन बाकी रह गया था, हाल जो सातवाहन शासक थे, इनका जो সময়काल था 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक का रहा। बहुत ही छोटा समय काल। इनके बारे में जानकारी पूछ ली जाती है।
हाल ने सातवाहनों की क्षमता को पुनः स्थापित किया था। जो सातवाहनों की क्षमता थी जो कि क्षीण हो गई थी, उनको पुनः स्थापित करने का श्रेय हाल के लिए दिया जाता है। उसने उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसने उसकी जो गाथा है, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। जो कि हाल है, इसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य इसके दरबार में हुआ करता था। थोड़ी सी जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सातवाहन शासक थे जिनका शासनकाल 20 से 24 ईस्वी तक रहा। इनकी पुस्तक का नाम गाथा सप्तशती था और प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य के दरबार में हुआ करते थे। इसके साथ ही हमने विभिन्न जो राजवंश रहे उनका अध्ययन किया। इसके आगे हम जो विदेशी आक्रमण हुए, अरब आक्रमण हुए, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ये जो वंश रहे, इनके जो डिस्प्यूट उनके साथ होते रहे, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जो अरब आक्रमणकारी रहे, जो विदेशी आक्रमणकारी रहे, उनके बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही उनके साथ जो हमारे भारतीय शासक हैं उनके नाम आते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर ही चुके हैं। तो इनके बारे में हम बस नाम लेकर एक हिंट देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप समझ सकें कि किस समय पर किस शासक की बात हो रही है। इसी बात के साथ आज के लेक्चर से विदा लेते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।